नमस्कार दोस्तों, मैं आशिष त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज देश के लिए बड़ा गौरव का दिन रहा। पूरी दुनिया ने भारत की ताकत देखी और उस ताकत को देखकर दंग रह गई। खबरों के पोस्टमार्टम में प्रधानमंत्री के एरो शो के उद्घाटन की बात कर रहा हूं। एरो इंडिया 2023 का आगाज़ हो गया है। ये एशिया का सबसे बड़ा शो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह बेंगलुरु के येलहंका एयरबेस पर इसका उद्घाटन किया। इसमें 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। साथ ही भारत के MSME स्टार्टअप के साथ साथ प्रतिष्ठित वैश्विक कंपनियां इस आयोजन में शामिल हैं। एरो इंडिया शो 2023 के दौरान भारतीय वायुसेना की ताकत भी दुनिया ने देखी। इस दौरान PM मोदी ने कहा कि देश रक्षा क्षेत्र का प्रमुख खिलाड़ी बनने का कोई मौका और कोई कसर नहीं छोड़ेगा। भारतीय वायुसेना के राफेल विमान ने बेंगलुरु के इस एयरबेस से उड़ान भरी तो एरोबेटिक टीम सारंग के हेलीकॉप्टर ने अपनी शक्ति दिखाई। सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने भी एयरफोर्स बेस पर परफॉर्म किया। एरो इंडिया के 14वें संस्करण में भारतीय वायुसेना के लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर स्वदेशी सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट HLFT-42 सुर्खियों में रहा। इसकी टेल पर भगवान हनुमान की फोटो थी और उस पर लिखा था, तूफान आ रहा है। लोगों ने भारतीय वायुसेना का EMB 145, SU-30 और MiG-29 भी देखा। विंटेज विमान डगलस DC-3 डकोटा भी लोगों को देखने को मिला। इस दौरान प्रधानमंत्री ने एरो इंडिया शो 2023 में भारतीय वायुसेना का शानदार प्रदर्शन देखा और इसकी याद में एक डाक टिकट भी जारी किया। ये शो 5 दिन तक चलेगा। संसद में चल रहे मानसून सत्र का जो दौर था वो खत्म हो गया है। शुरुआत भी हंगामे से हुई थी और समाप्ति भी हंगामे से हुई है। बजट सत्र के अंतिम दिन अडानी मुद्दे पर दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा रहा। राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी दलों के सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। राज्यसभा की कार्रवाई 13 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इसी बीच निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर तेज हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिना स्पीकर को नोटिस दिए आप PM पर इस तरह के आरोप नहीं लगा सकते। राहुल को संसद में माफ़ी मांगनी चाहिए, अन्यथा वे अपनी लोकसभा सदस्य खो सकते हैं, ये दुबे ने कहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को अनाप शनाप बेबुनियाद आरोप लगाने पर नोटिस दिया है। जो हम बोल रहे हैं उसे प्रमाणित करना पड़ेगा, लेकिन ये प्रमाणित नहीं करते। हम अब सब इस देश के लोगों के प्रति जवाबदेह हैं। इस नोटिस पर कार्रवाई होगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सदन में आकर विपक्ष हंगामा करके कार्रवाई नहीं चलने दे रहा है, ये बहुत गलत है। जिन्होंने चेयर का अपमान किया, नियम तोड़े, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। इसके बाद वे अपना प्रस्ताव ले आए, सदन अपने विवेक से उस पर निर्णय लेगा। उन्होंने कहा कि बार बार अनुरोध करने के बावजूद विपक्ष ने सदन को नहीं चलने दिया। विपक्ष सदन न चलने देने का फैसला करके ही सदन में आते हैं। विपक्षी सांसद जो हैं, उनका आरोप है कि विपक्षी सांसद ये फैसला करके आते हैं कि सदन नहीं चलने देंगे। दुख होता है जब सदस्य बहुत गंभीर विषय उठाना चाहें लेकिन उन्हें मौका नहीं मिले। ये सदस्यों के अधिकारों का भी उल्लंघन है, भाजपा का कहना है। अब 13 मार्च को सुबह 11 बजे से दोबारा इस मानसून सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत होगी। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने भी कहा है कि जानबूझकर अड़ंगा लगाया जा रहा है। ये सदन चलाने का तरीका नहीं है। सदन पहले ही काफ़ी समय बर्बाद कर चुका है। यदि सदन में इसी तरह व्यवधान किया जाता रहा तो वो लोगों की अपेक्षा के अनुसार कार्य करने के लिए या कार्रवाई करने के लिए विवश हो जाएंगे। ये बयान राज्यसभा के सभापति का है। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम यानी कि लिट्ठे एक बार फिर चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है कि एक बेहद चौंकाने वाला बयान आया है, एक जानकारी आई है जिसको अगर सत्य मान लिया गया या सत्य पाई गई तो दो देशों में फिर से चिंता की लकीरें खड़ी हो जाएंगी। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम यानी कि लिट्टे के प्रमुख वेलुपिल्लई प्रभाकरण के बारे में तमिल नेता ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। वर्ल्ड तमिल फाउंडेशन के अध्यक्ष पाझा नेदुमारन ने कहा है कि
तमिल राष्ट्रीय नेता प्रभाकरण जिंदा हैं और वो ठीक हैं। जल्द ही समय आने पर प्रभाकरण दुनिया के सामने आएंगे। नेदुमारन ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि इस खबर से उन अटकलों पर विराम लगेगा जो लिट्टे प्रमुख के बारे में फैलाई जाती रही हैं। उन्होंने कहा कि वह जल्द ही तमिल जाति की मुक्ति के लिए एक योजना की घोषणा करने वाले हैं। दुनिया के सभी तमिल लोगों को मिलकर उनका समर्थन करना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2009 में 21 मई को लिट्टे के संस्थापक प्रभाकरण को श्रीलंका की सेना ने मौत के घाट उतार दिया था। इसी के साथ श्रीलंका का जाफना क्षेत्र लिट्टे के आतंक से आज़ाद हो गया था। प्रभाकरण के मारे जाने के बाद लिट्टे ने हार मान ली थी और अपनी बंदूकें शांत कर दी थीं। लिट्टे के बारे में कुछ और जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। लिट्टे की स्थापना तमिल राष्ट्रवाद के समर्थन में प्रभाकरण ने की थी। प्रभाकरण श्रीलंकाई तमिलों के खिलाफ लगातार भेदभाव और हिंसक उत्पीड़न से आजी जा चुका था और एक स्वतंत्र तमिल राष्ट्र बनाने की उसकी प्रबल इच्छा थी। वर्ष 1983 में लिट्टे ने श्रीलंका के 13 सैनिक मार गिराए थे। उसके बाद वर्ष 2009 तक श्रीलंका में गृह युद्ध चलता रहा। प्रभाकरण कुछ लोगों की नज़र में खतरनाक चरमपंथी था। कुछ लोग, खासकर तमिल राष्ट्रवादियों के लिए वो एक महान योद्धा और स्वतंत्रता सेनानी माना जाता रहा। प्रभाकरण ने 10 साल के अंदर लिट्टे को मामूली हथियारों के साथ 50 से भी कम लोगों के एक समूह से 10,000 लोगों के प्रशिक्षित संगठन में बदल दिया था, जिसने श्रीलंका जैसे देश की सेना से टक्कर ली थी। श्रीलंका में जब अलगाववादी आंदोलन शुरू हुआ तब भारत और खासकर तमिलनाडु से बहुत से संगठन लिट्टे के समर्थन में आ गए थे। हालांकि कुछ सालों में तस्वीर बदलने लगी। श्रीलंका में गई भारत की शांति सेना और राजीव गांधी की हत्या ने इस समर्थन को विरोध में बदल दिया था। लिट्टे और श्रीलंका के बीच लगातार तनाव 1987 में चल रहा था। तब भारत और श्रीलंका के बीच शांति समझौता हुआ। इसी के अनुसार एक विशेष सैन्य दल, जिसे शांति सेना कहा जाता था, श्रीलंका भेजा गया था। लिट्टे का यह मानना था कि भारतीय खुफिया विभाग लिट्टे के विरोधी संगठनों को हथियार दे रहे हैं। अक्टूबर 1987 तक यह स्थिति पैदा हो गई थी कि भारतीय सेना का लिट्टे से सीधा टकराव हो गया था। श्रीलंका में भारत के 1000 के करीब सैनिक मारे जा चुके थे। वर्ष 1989 में राजीव गांधी की जगह वीपी सिंह भारत के पीएम बने। उन्होंने शांति सेना को श्रीलंका से वापस बुला लिया था। वर्ष 1991 में भारत में चुनाव होने थे। राजीव गांधी ने श्रीलंका की एकता को बनाए रखने के लिए तमिलों की समस्याओं को हल करने पर जोर दिया, लेकिन उनका ये बयान लिट्टे की विचारधारा के खिलाफ माना गया। लिट्टे उस दौर में मानकर चल रहा था कि अपना नया राष्ट्र को पा सकते हैं, लेकिन राजीव गांधी अगर चुनाव जीते और प्रधानमंत्री बने तो उनके मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। इसलिए राजीव गांधी की हत्या का प्लान बनाया गया। 21 मई वर्ष 1991 को तमिलनाडु के एक चुनावी सभा में एक महिला ने आत्मघाती हमला करके राजीव गांधी की जान ले ली थी। इसी के बाद एलटीटी के आत्मघाती हमले में श्रीलंका के राष्ट्रपति प्रेमदासा की भी हत्या कर दी गई थी। उससे पहले श्रीलंका के नेता और मंत्री ललित अतुलात मुदाली की भी हत्या की गई थी और वर्ष 2009 में श्रीलंका की सेना द्वारा प्रभाकरण की हत्या के बाद लिट्टे का आंदोलन खत्म हो गया था। ये था आज का खबरों का पोस्टमार्टम। अब कुछ खबरें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डिजिटल तकनीक आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 60 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है। प्रदेश में पेंशन वाले को पेंशन और छात्रों को स्कॉलरशिप भी डिजिटल तकनीक से दी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत में G20 अध्यक्षता के तहत पहली डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यकारी समूह की बैठक को संबोधित किया। वहीं पर उन्होंने ये बात कही। ये हमारे देश के लिए एक सौभाग्य का क्षण है कि जब हमारे देश भारत ने अपनी आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में प्रवेश किया है, तब दुनिया के इन सभी प्रतिष्ठित 20 देशों के समूहों की अध्यक्षता 1 वर्ष तक भारत के नेतृत्व में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सभी कार्यक्रम का एक अवसर भारत को प्राप्त हुआ है।
हम सब जानते हैं पिछले 9 वर्ष के अंदर वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाने और दुनिया के हर एक उस अवसर पर जब भी दुनिया को एक नई दिशा देने की बात रही हो, वह प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया के देशों के सभी नेतृत्व के साथ मिलकर के समाधान की ओर से बढ़ाने में अपनी बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। नोएडा के बीटा थाना पुलिस ने रॉकस्टार वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। उनके पास से चोरी की 24 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। गैंग का सरगना गिरफ्तार है, बाकी सदस्य फरार हैं। देखिए, पिछले कुछ दिनों में वाहन चोरी के जो गैंग्स हैं उन पर कार्रवाई हुई है। उसी में एक इंटर स्टेट गैंग है, उसको आज जो है नोएडा पुलिस द्वारा उसमें जो सम्मिलित सदस्य है उसको गिरफ्तार किया गया है। इसका नाम विपिन है, बुलंदशहर का रहने वाला है। इसको गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से 24 बाइक्स बरामद हुई हैं, जिसमें से 10 बाइक्स अलग अलग मुकदमों में अलग अलग स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स में कनेक्टेड हैं। 3 बाइक बीटा 2 में और एक सूरजपुर में, एक सेक्टर 20 में कनेक्टेड है। उसके अलावा 3 दिल्ली के अलग अलग थानों में कनेक्टेड हुई है, एक गाज़ियाबाद में और राजस्थान में भी ये बाइक्स कनेक्ट हुई हैं। इसका एक अन्य साथी है, शिवम है, जो कि इस समय वांछित है। उसको भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये डिस्पोज कैसे करते थे बाइक? ये डिस्पोज बाइक्स चोरी करके उसको कुछ दिन अपने पास रखते थे। उसके बाद जैसे ही इन्हें कोई कस्टमर मिल जाता था उसको ये बाइक कम दामों में बेच देते थे। तो कितनी अब तक वारदात को अंजाम दे चुके होंगे? देखिए, अभी तक कुल 24 बाइक बरामद हैं जो इसने कन्फेस किया है। इसने 5 दर्जन से अधिक बाइक्स इसने कन्फेस किया है। जब इसमें शिवम पकड़ा जाएगा तो और इसमें जो है डेवलपमेंट होंगी चीज़ों का। डिसमेंटल करके भी बाइक बेचते थे? हाँ, चोरी भी करते थे और उसके पास, क्योंकि शिवम एक मैकेनिक है, वो डिसमेंटल भी करता था। इसमें चौकी इंचार्ज एच्छर और उनकी टीम ने सराहनीय कार्य किया है, उनको भी पुरस्कृत किया जाएगा इसमें। शनिवार की रात मुरादनगर में डॉक्टर शमशाद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आज सोमवार तक भी पुलिस के हाथ कुछ मजबूत सबूत नहीं लगे हैं। घटनास्थल के आसपास के CCTV खंगाले जा रहे हैं। पुलिस की जांच मेरठ तक पहुंच चुकी है। डॉक्टर शमशाद की हत्या के मामले में पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। मुरादनगर पुलिस ने मृतक डॉक्टर, उसके परिवार के सदस्यों के मोबाइल फ़ोन अपने कब्जे में लेकर कॉल डिटेल जांचने की बात कही है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि डॉक्टर शमशाद की हत्या के तार कहीं मेरठ से तो नहीं जुड़े हैं। डॉक्टरी के साथ साथ प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में किस्मत अजमाना तो उसकी हत्या की वजह नहीं है। मूल रूप से मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट अंतर्गत मोहल्ला ऊंचा सिद्दीक नगर निवासी डॉक्टर शमशाद नगर की आर्यनगर कॉलोनी में राजबीर वाली गली में पिछले 15 वर्षों से रह रहे थे। यहाँ अपने मकान में बने क्लिनिक में लोगों का इलाज किया करते थे। शनिवार की रात स्कूटी पर नकाबपोश 2 बदमाश आए। उनमें से एक बदमाश ने क्लिनिक में घुसकर डॉक्टर पर ताबड़तोड़ गोली चला दी, जिनमें से 2 गोलियां डॉक्टर शमशाद की छाती में लगी और 1 गोली पैर में लगी। बदमाशों ने डॉक्टर शमशाद के भतीजे उज़ैर पर भी गोली चलाई। उज़ैर ने ज़मीन पर बैठकर अपनी जान बचाई। डॉक्टर पर गोलियां बरसाकर बदमाश हवा में पिस्टल रहते हुए आराम से फरार हो गए। पुलिस के आला अधिकारियों ने फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचकर घटनास्थल की जांच की। डॉक्टर शमशाद की हत्या की खबर सुनते ही कॉलोनी वासियों में आक्रोश फैल गया, जमकर हंगामा हुआ। पुलिस के समझाने बुझाने पर कॉलोनी निवासी शांत हुए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उनके जनाजे में उमड़ी भीड़ को देखते हुए कब्रिस्तान की तरफ जाने वाले रास्ते पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। ACP निमिष पटेल का कहना है कि पुलिस ने शमशाद की हत्या के मामले में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है। इस हत्याकांड के खुलासे के लिए 4 टीमों का गठन किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। विजयनगर थाना पुलिस ने एक आपराधिक गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार किए हैं। ये गैंग पूरे NCR में वारदात करता था। गैंग का सरगना फिलहाल फरार है। इनके कब्जे से लूट का माल, हथियार और वाहन बरामद किए गए हैं। कि ये थाना विजयनगर क्षेत्र में 30 जनवरी की रात्रि में एक 5 स्टार होटल के शेफ़ हैं, उनके साथ में रात्रि लगभग 12 बजे के करीब घटना हुई थी, जिसमें वो सेक्टर 62 से उन्होंने बताया कि उन्होंने ऑटो लिया और उनको यहाँ उतरना था गाज़ियाबाद में आकर के। बीच में ही ये लोग उनको किसी कच्चे रास्ते पर ले गए और उनके साथ में लूटपाट की घटना की और उसको बीच में ही उतार दिया। उसमें घटना में जो उनका मोबाइल लूटा गया था इन अभियुक्तों के द्वारा वो बरामद हुआ है, साथ में कुछ नकदी और उनके पास से 2 चाकू बरामद हुए हैं। गाज़ियाबाद में सफाई करना नगर निगम का काम है, लेकिन अब नगर निगम ही अपनी सड़कों को गंदा करने लगा है। केंद्रीय विद्यालय कमला नेहरू नगर से रईसपुर की रोड पर लगातार कूड़ा डाला जा रहा है। संयुक्त अस्पताल के पास ग्रीन बेल्ट को भी कूड़ाघर बना दिया गया है। स्वच्छ भारत का इरादा जल्दी ही गाज़ियाबाद में स्वच्छ सर्वेक्षण का बिगुल बजने जा रहा है। इसको लेकर इस बार नगर निगम की तैयारी कैसी है, इसका अंदाजा भी शहर के लोगों को लगना चाहिए।
नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग का एक बड़ा कारनामा सामने आया है। इस नए कारनामे को देखकर लोग दंग रह जाएंगे। दरअसल नगर निगम ने पहले पूरी जोन से सेकेंडरी कूड़ा उठाने का ठेका एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया। ये कंपनी कैसा काम कर रही है, इसका अंदाजा कमला नेहरू नगर जाकर लगाया जा सकता है। यहाँ एक सड़क कमला नेहरू नगर में विशेष केंद्रीय विद्यालय के सामने वाली रोड से सीधे रईसपुर गांव जाती है। इस सड़क पर करीब 1 किलोमीटर तक नगर निगम ने कचरा डाल दिया है। अब इस मुख्य सड़क से गांव जाना बंद हो गया है। नगर निगम जहां कचरा डाल रहा है उसके आसपास ALT सेंटर और केंद्र सरकार के दूसरे कई विभागों के ऑफिस भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। आज़ाद समाज पार्टी काशीराम ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। इन लोगों ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में जातिगत मतगणना कराने की मांग की गई। आज़ाद समाज पार्टी काशीराम ने बहुजन समाज के सशक्तिकरण की मांग को लेकर DM के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में जातिगत जनगणना कराने की मांग की गई है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अन्य पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए संविधान के अनुच्छेद 340 में स्पष्ट प्रावधान किया था। इस आधार पर 1953 में आयोग बना, जिसकी रिपोर्ट 1955 में आई, लेकिन इसकी सिफारिशें लागू नहीं हो सकी। 1978 में BP मंडल की अध्यक्षता में पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए नए आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1980 में सौंप दी, लेकिन 1 दशक बाद भी इस रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया है। इसके कारण अति पिछड़ी जातियों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में भागीदारी नहीं के बराबर मिलती है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान जातिगत जनगणना का वादा किया गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे अभी तक लागू नहीं किया है। हमारे जाति जनगणना होनी जरूरी है, क्योंकि हमने कई बार ज्ञापन दे चुके हैं। सामान्य पिछड़े वर्गों की तरह 27% प्लस 15% हमें आरक्षण मिलना चाहिए। सामान्य वर्गों की तरह हमें SC ST को 22% प्लस 5% आरक्षण मिलना चाहिए। ठेकों में OBC SC ST को आरक्षण लागू करना चाहिए। जो भूमिहीन लोगों को सरकारी द्वारा आवंटन पट्टे हुए हैं, उन्हों पर वो काबिज नहीं हुए हैं, उन्हों को काबिज होने के लिए सरकार कदम उठाए और उन्हें जो काबिज किया जाए। आज़ाद समाज पार्टी का कहना है कि इसी कारण देश के 95% संस्थानों पर 10% का ही कब्जा है। ऐसे में जातिगत जनगणना करके पिछड़ों को उनका हक दिलाया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। तो आज के लिए बस इतना ही। गाज़ियाबाद और आसपास की तमाम खबरों के लिए देखिए युग करवट और विस्तृत रूप से जानकारी लेने के लिए पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। आज का कार्यक्रम कैसा लगा, आज का बुलेटिन कैसा था, हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को शेयर ज़रूर करें। युग करवट YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें भी और दूसरे लोगों को कराएं भी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।